ये जो 5d ऑर्बिटल हैं इनका क्या होता है भाई, स्प्लिटिंग होता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इन 5d में आपको पता है कुछ हाई एनर्जी लेवल पर होते हैं और कुछ लो एनर्जी लेवल पर, ये आपको बता दिए थे। बिकॉज अगर हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो भाई देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यही होता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ जो आपका लिगैंड है वो कहाँ से अप्रोच करता है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ये आपके जो लिगैंड है ज्योमेट्री को जो प्रिपेयर्ड कर रहे हैं तो ये सेंट्रल मेटल एटम को कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। अगर ये x है तो ये y होगा, बिकॉज इनके बिटवीन 90 का क्या है, बॉन्ड एंगल है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो यहाँ लिगैंड ऐसे ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहे हैं जिनके लॉब्ड लाइंग अलोंग द एक्सिस। और आपको पता है कि इन 5d ऑर्बिटल में हम दो सेट किए थे। एक सेट ऐसा किया था कि d ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस और जो लॉब्ड होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस में ये ऑर्बिटल थे dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और बिटवीन द एक्सिस में dxy और dyz और dzx। इनकी लॉब्ड कहाँ लाई करती हैं, बिटवीन द एक्सिस और ये अलोंग द एक्सिस। ये हम बात कर लिए थे। तो अंडरस्टूड है। अगर हम लिगैंड को देखें तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और इन लॉब्ड में भी क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और जैसे रिपल्शंस बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। यही वजह है कि ये स्प्लिट कर जाता है। जो आपका ये डीजनरेट ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जीज बराबर होती थी वो प्रेजेंस ऑफ द लिगैंड क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा दो सेट में। जिस पर रिपल्शंस हाई होगा वो हाई एनर्जी को ऑक्युपाई कर लेंगे और जिस पर रिपल्शंस कम होगा उनकी एनर्जीज उनके कंपेयर में कम होगी। तो ये हाई एनर्जी के ऑर्बिटल हैं जिनको हमने नाम दिया था Eg और इनको नाम दिया था हमने T2G, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक। तो जरा देखना, ये स्प्लिटिंग हम कहाँ देख रहे थे, इन्हें ऑक्टाहेड्रल। तो इनमें जो एनर्जी गैप है उसको हमने इंडिकेट किया था डेल्टा नॉट से, डेल्टा नॉट से, ठीक है। यहाँ तक हम बात कर लिए थे। ऐसे ही हमने ये स्प्लिटिंग देखा था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है भाई, हम आपको बताए थे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये है, ये L1 है, ये L2 है और ये अगर L3 और ये L4 है। ये लिगैंड है जो इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड है। अगर हम यहाँ देखें कि सेंट्रल मेटल एटम को आपके लिगैंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं तो ज़रा देखो, अगर हम इनके बिटवीन देखें तो बॉन्ड एंगल कितना है, 109। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये y हो नहीं सकता, ये तो तय है। तो अंडरस्टूड है। मैंने अगर ये x मान लिया, क्या मान लिया, x, तो अंडरस्टूड है ये क्या होगा, y होगा। क्लियर है। तो इस बार जो आपका लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, बिटवीन द एक्सिस। तो इस बार रिपल्शंस किस पर हाई होंगे, ऐसी लॉब्ड पर जो कहाँ लाई कर रही हैं, बिटवीन द एक्सिस। और बिटवीन द एक्सिस जो लॉब्ड लाई करती हैं वो कैसे ऑर्बिटल हैं, dx और dyz और क्या है, dzx, जिसको हमने कंबाइनली क्या बोला था, T2G। तो दो सेट बना लिए थे Eg और T2G के, ठीक है। तो इस बार जो हाई एनर्जी पर चले जाएंगे वो कितने, T2G चले जाएंगे और Eg किस पर आ जाएंगे, लो एनर्जीज पर। ये मैं बात कर लिया था इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके d ऑर्बिटल क्या है, आइसोलेटेड हैं, वो इंटरएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 1 2 3, ये 5 के 5 कैसे होंगे, इक्वल एनर्जीज को ऑक्युपाई करे होंगे जिनको हम क्या दे रहे होंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल बोल रहे होंगे। जैसे लिगैंड आएगा इनसे अप्रोच करेगा और इंटरएक्शंस चलेगा तो क्या होगा, किसी ऑर्बिटल पर रिपल्शंस बढ़ेंगे और जिस पर बढ़ेंगे वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेगा। क्लियर है। तो इन 5d ऑर्बिटल का क्या होने लगेगा, स्प्लिटिंग। तो यही समझ रहे थे हम, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। फिर हमने CFT के कुछ पॉइंट देखे थे, BBT के पॉइंट देखे थे। अब हम एक्चुअली एक चीज़ आपको बताए थे कि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री, शेप या किसी मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे
तो अगर हम बीबीटी कंसेप्ट से उसको डील कर रहे हैं तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी, लेकिन अगर हम किस बिहाफ पे कर रहे हैं, सीएफटी के कंसेप्ट के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो हमें किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस की नीडेड नहीं है। क्लियर है? बिकॉज ऑफ आपको पता है कि सीएफटी कंसेप्ट जो है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, वो देखिए जो आपका अप्रोचिंग लिगैंड है उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिफाइन करता है। और हम ये पढ़े थे कि या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा। आपका जो लिगैंड है क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड होगा, WFL होगा या SFL होगा। और अगर SFL है तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़रा बताओ रिपल्शन ज़्यादा होंगे। अगर रिपल्शन ज़्यादा होंगे तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगा, तो ये एनर्जी गैप भी ज़्यादा होगा। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज्ड होगी आफ्टर स्प्लिटिंग। तो भाई ये केमिकल स्पेक्ट्रो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की जो लिगैंड की जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करती है कि स्प्लिटिंग क्या होने जा रही है। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल हम लिए थे और मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अपने पास देखिए ये है Ni और हमने लिखा NH3 का होल्ट वाइज और Cl2। ये अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक, फॉर एग्जांपल हम इसको बीबीटी से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अगर बीबीटी से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशंस देगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस उसने गिवन किया है, उसने लिख दिया कि शोज, उसने लिखा शोज GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करता है, ये शो करता है। उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब पूछा कि करेक्ट, क्या पूछा इसने कि करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज। ठीक है, यह हाइब्रिडाइजेशंस पूछेगा। तो अब हम किससे हेल्प लेंगे, जो उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेशंस नंबर चेक करें, आप जान सकते हैं कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 होगा, यही है, 4 है। और जब कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 होगा तो आपको पता है 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशंस हो सकता है। ये ज्योमेट्री के बारे में हम बात कर सकते हैं 2 टाइप्स की, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है भाई, वो या तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा या क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर प्लेनर होगा, यही सोच सकते हैं। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, DsP2, और टेट्राहेड्रल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या हो जाएगा, sp3। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो यही होगी टेट्राहेड्रल, और स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर ये होगी। यहाँ जो D यूज्ड है, क्या D जो यहाँ यूज्ड है एक्चुअली वो कौन सा होगा, वो होगा dx² और y²। ये होगा क्या नहीं, स्क्वायर प्लेनर में जो D यूज्ड होगा वो क्या होगा, dx² y²। बाकी ऑर्बिटल s और pk हैं जो इंटरमिक्स हुए हैं। क्लियर है? तो अब जरा देखो, इसने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दिया है। अगर इस एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को हटा दूं तो हमको नहीं पता है ना कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है या हाइब्रिडाइजेशंस क्या है अकॉर्डिंग टू बीबीटी। तो बीबीटी, क्योंकि बीबीटी इस लिगैंड के बारे में कुछ नहीं बोलती। ठीक है, ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग है कि वीकर है वो कौन बताता है, CFT, है ना। और हम आगे 1 by 1 देखे थे, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा वो हम देखें। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू बीबीटी डील कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो जरा देखना, उसने दिया हुआ है शोज GI। तो ये कंपाउंड GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो अंडरस्टूड है अगर हम इस ज्योमेट्री को प्रिफर्ड करें, कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल को, तो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ अमोनिया रखा है ना NH3, यहाँ मैंने अमोनिया रख दिया NH3, और यहाँ मैंने Cl और Cl रख दिया, ये बनी टेट्राहेड्रल, ये लिगैंड है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक कमेंट हम करेंगे, और वो क्या होता है कि भाई वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके ओरिएंटेशंस में डिफरेंस हो, किसके, यूनिट के, स्पेस का स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो, स्पेस में यूनिट का अरेंजमेंट डिफर होना चाहिए। अगर वो अरेंजमेंट हम बदल पा रहे हैं तो वो GI शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, चाहे हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हों या फिर इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हों।
तो हमको यही देखना है। अब डायरेक्ट हम अगर देखें कि अगर बच्चा इस अमोनिया को उठा करके यहाँ रख दे और इस क्लोरीन को उठा करके यहाँ रख दे, तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि ये अरेंजमेंट नया हो गया या हमने यूनिट का ओरिएंटेशन से डिफ़र कर दिया, बट उसको लगेगा लेकिन हुआ नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इनके बिटवीन बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ है। अब जरा बताओ, यहाँ अमोनिया कितने पर था? 109 पर रखा हुआ था। अब उठा करके अगर मैं अमोनिया को यहाँ ले भी आऊँ और क्लोरीन को यहाँ रख भी दूँ तो अभी भी इनके बिटवीन बॉन्ड एंगल कितना है? 109। तो ये कोई नया अरेंजमेंट नहीं है ना। नया अरेंजमेंट हम तभी मानेंगे जब क्या हो, उनके बिटवीन क्या हो, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा हो, अदरवाइज नहीं है। तो इसका मीन्स ये ज्योमेट्री तो हम प्रीफर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको लैंग्वेज में दिया गया है कि शोज GI, तो ये हमने वैसे ही क्या कर दिया, कट कर दिया। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या GI शो नहीं करती, ठीक है। चाहे कितने भी लिगेंड डिफर कर लो, सारे के सारे अलग कर लो लिगेंड, तब भी वो GI शो नहीं करेगा। स्क्वायर में हो सकता है। स्क्वायर में देखो, मैं GI का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सारे के सारे आइडेंटिकल लिगेंड हों, है ना, AA और AA। अब तो मैं किसी को भी किसी से चेंज करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नया अरेंजमेंट नहीं बनेगा, तो ये GI शो नहीं करेगा। लेकिन हम तो अपने पास तो कंपाउंड ये है ना, कंपाउंड ये टाइप का है अपने पास, MA2 और B2 टाइप का है। बोलो भाई, MA2 और B2 टाइप का है। तो अगर सारे आइडेंटिकल होते तब भी GI शो नहीं करता। फिर हम ये देखें कि अपने पास कोई ऐसा कंपाउंड है, कैसा कि MA3 और B टाइप का हो। तो ज़रा देखना, ये A आ गया, ये A आ गया, ये B आ गया और ये A आ गया। अब भी हम इनकी रिलेटिवली पोजीशंस को चेंज नहीं कर पाएंगे, कहीं भी रख लो किसी को, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। बट यहाँ पॉसिबल है। देखो कैसे पॉसिबल है। यहाँ अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये निकल है Ni, और इसकी बात करें तो यहाँ अमोनिया रख दिया पहले NH3, और NH3 में सेम साइड ले लिया, और इधर क्या रख दिया मैंने, क्लोरीन और क्लोरीन। ये 90 पर रखे हैं कि नहीं? ये भी 90 पर रखे हैं कि नहीं? बोलो भाई। अब हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अमोनिया को मैं अपोजिट कर दूं, अमोनिया इधर ले आऊं और एक अमोनिया इधर ले आऊं, क्लोरीन इधर ले आऊं और इधर ले आऊं। ये स्ट्रक्चर अलग, मतलब स्ट्रक्चर अलग क्या, ये ओरिएंटेशन यूनिट का अलग है। बोलो भाई, ये ओरिएंटेशन यूनिट का क्या है, अलग है। पहले सेम साइड होते थे, अब क्या हो गए, अपोजिट साइड हो गए। बिकॉज ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पहले इनके बिटवीन 90 का बॉन्ड एंगल होता था, अब कितना हो गया, 180 का हो गया। जब जब बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो उनके रिलेटिवली पोजीशंस भी चेंज होगा ही। तो GI के लिए जो आपकी यूनिट हैं उनकी रिलेटिवली पोजीशन चेंज होना मस्ट है। किसके लिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। क्लियर? तो यस, अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो इसकी प्रेफर्ड ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, DSP2। क्लियर? दूसरा देखिए, अपने पास है NiCN का होल 4, ठीक, और इस पर चार्ज मैंने मान लिया -2। अब हम इसको डील कर रहे हैं, ठीक है, CFT कंसेप्ट से, BBT से नहीं कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? CFT से। उसने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया भी नहीं है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन किससे करना है? CFT से। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कोऑर्डिनेशंस नंबर कितना है भाई, 4 है, डायरेक्ट पता चल रहा है। तो अपने माइंड में ये चलना चाहिए, अगर कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DSP2 होगा। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आया तो ज्योमेट्री हम क्या बोल देंगे, टेट्राहेड्रल, और ये आया तो क्या बोल देंगे, स्क्वायर प्लेन। ठीक। दूसरा, अगर हम यहाँ नेचर ऑफ लिगेंड देखें, नेचर ऑफ लिगेंड क्या है बोलो, स्ट्रॉन्ग है ना। आपको एक कंसेप्ट दिया गया था कि स्ट्रॉन्ग हम किसको मानते हैं, जो कार्बन डोनर हो और नाइट्रोजन डोनर हो, ऐसे लिगेंड को हम क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्गर। अदरवाइज और लिगेंड को हम क्या मान लेंगे, वीकर। तो ये कार्बन डोनर है तो स्ट्रॉन्गर है, तो नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यस पेयरिंग होगी। क्या होगा, पेयरिंग होगी। मैं पिछले टर्न पे ये चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ कैसे पेयरिंग होती है। बोलो, यस पेयरिंग होगी। तो जरा देखना, हम यहाँ अगर निकल की बात करें तो निकल था NiCN का होल 4
और -2। तो यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कितना है, +2 है, बोलो भाई। और कोऑर्डिनेशंस नंबर की बात करें तो कितना है, 4 है। और नेचर ऑफ लिगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग है। क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग है, तो यस पेयरिंग होगा। राइट का मीन समझ रहे हो, यस पेयरिंग होगा। चलिए, निकल अगर न्यूट्रल होता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता, 3d8 और क्या होता, 4s2 ये होता निकल किसका, न्यूट्रल का। बट क्या है, +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। तो जरा देखना Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे। क्या है, 3d8 और क्या है, 4s0। क्या यहाँ 4p भी वैकेंट होगा, क्या यहाँ 4d भी वैकेंट होगा, बोलो भाई, यही है। चलिए, अब अगर हम यहाँ देखें 4 लिगेंड है तो इसको कितने वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर होंगे, 4 ही, यही तो है। 4 वैकेंट ऑर्बिटल क्या कराएगा, ये प्रोवाइड कराएगा और उनको आपस में इंटरमिक्स कराएगा और तब क्या करेंगे, लिगेंड उसको अप्रोच करेंगे। यही बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो हम बॉन्डिंग में भी पढ़ हैं, केमिकल बॉन्ड में। तो ये 4 कौन कौन से रहेगा, जो वैकेंट होंगे उनको तो काम में लेगा ना। तो हम देखते हैं, हम डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। डी में अगर हम ऑर्बिटल देखें 3D में तो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, ये 4। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, जैसे हैं 1 2 3 4 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है ना। अब पेयरिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब जरा बताओ, यहाँ वैकेंट है किसका, 4s और यहाँ वैकेंट है किसके, 4p। ऐसे ही 4d भी वैकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वैकेंट ना होते तो हम आगे वाले ले लेते, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि अंदर वाले आ जाएं। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्लोजर हैं। अगर न्यूक्लियस के क्लोजर हैं तो इन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्स है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अपना तो पूरा काम यही है कि ये मिल जाए। तो जरा देखो, अब हम किससे डिसीजन लेंगे, लिगेंड से। लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, क्योंकि नेचर क्या है लिगेंड का, स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग कर देगा। हमें जरा बताओ, 4 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड हैं, कितने हैं, 4। और 4 में अभी हमने देखा इसका हाइब्रिडेशन क्या आ सकता है, या तो sp3 या क्या आएगा, dsp2। अब पता चल रहा है, अगर d अवेलेबल नहीं होगा तो आगे वाले आ जाएंगे और d अवेलेबल होगा तो इनर आ जाएंगे। तो हमें 1 d रिक्वायर है। क्या है, 1 d रिक्वायर। तो चलो पेयरिंग करते हैं, हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। ये हमने नहीं किया, ये किसने किया, लिगेंड ने किया, बिकॉज लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो आफ्टर पेयरिंग अगर हम इसका डायग्राम देखें, 4 और 5 है ना, क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, कम पहले कम हो गए थे, हाँ पहले 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया था। तो अब पेयरिंग यहाँ करा दूंगा ना, ये पेयरिंग हो गई और ये पेयरिंग होकर के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, वैकेंट हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये वैकेंट हो गया। अगर ये वैकेंट है तो 1 d का चला जाएगा, 1 s का, और 2 किसके चले जाएंगे, p के। ये 1 s का जाएगा और 2 किसके जाएंगे, p के। आपस में 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और अब लिगेंड इनसे क्या करेगा, अप्रोच करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका अगर मैं हाइब्रिडेशंस देखूं तो 1 d का गया, 1 s का गया, 2 p के गए। हाइब्रिडेशंस क्या आएगा, dsp। अगर dsp2 आ गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, स्क्वायर सिलेंडर। तो इसके लिए हम हाइब्रिडेशंस देखें, इसके इस कंपाउंड के लिए अगर हम क्या निकाल लें, हाइब्रिडेशंस, तो हाइब्रिडेशंस क्या आ गया भाई, dsp2। अगर हम इसके लिए ज्योमेट्री की बात करें तो जरा बताओ क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री आ गई स्क्वायर प्लेनर। और अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने हैं, 0 है, सारे पेयर हैं। अगर सारे पेयर हैं तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, बोलो डाया के पैरा क्या कहलाएगा, डाया मैग्नेटिक। और इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो n क्या होता है, n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो n 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। और जनरली कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस भी होगा। तो जरा बताओ, CFT के लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की नीडेड नहीं हुई, ठीक है। बट वहाँ तो हमें जब BBT से सॉल्व कर रहे थे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ रहा था। जैसे इसी को हम BBT से सॉल्व करना चाहें तो अब वो यहाँ लिखेगा कि कंपाउंड इज डाया मैग्नेटिक। तो डाया करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी। समझ रहे चीज़, सर ये जनरली
हाँ हाँ, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हुए भी वो कलर्ड होते हैं। तो मैक्सिमम कलर हम इसी से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन से ही, इलेक्ट्रॉन के किससे, ट्रांसफर से, ट्रांजिशन से। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं, लेकिन तब भी कलर्ड होते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम केसेस में तो क्या होंगे, अगर n आपका क्या है ना, नॉन ज़ीरो है, तो कंपाउंड क्या होगा, जनरली कलर्ड होता है। ठीक, लेकिन ऑलवेज नहीं बोल सकते। जैसा अगर हम इसको देखें, देखो KMnO4 ये कलर्ड कंपाउंड है, बट यहाँ N0 है, N0 है यहाँ, बट ये क्या है, कलर्ड है। तो यहाँ रीज़न दूसरा है, मैं बात करूँगा कलर्ड की लास्ट में जा करके। ठीक, तो भाई जरा बताओ, अभी हमने ये कंपाउंड देखा कि NiCN का होल 4 और इस पर चार्ज क्या, -2। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सेम 4 अगर मैं ये लिख दूँ NiEN का होल ट्वाइस और चार्ज +2, या ये लिख दूँ Ni और NO2 का होल 4 और चार्ज -2, या ये लिख दूँ कि Ni और NH3 का होल 4 और चार्ज +2। बात तो एक ही है, जो इसका हाल वो इनका हाल। क्यों? क्योंकि मैं मेटल नहीं बदला और लिगैंड का स्ट्रेंथ भी वही है, वो भी नहीं बदल रहा हूँ। यहाँ भी पेयरिंग होगा कि नहीं, यहाँ भी पेयरिंग होगा कि नहीं, यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगा। और यहाँ भी इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका भी +2, इसका भी +2। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सेम ही तो हैं। सारे के सारे डाया होंगे, म्यू 0 होगा, और क्या होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे, DsP2 होंगे। बोलो भाई। चलिए, अब मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अपने पास है NiCl का होल 4 और इस पर चार्ज है -2। इसके लिए कमेंट करो, सब कुछ निकालना जो निकलवाए हैं तुमको। आप निकालो जरा। देखिए भाई, मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, स्ट्रेंथ जो आपका लिगेंड है उसके स्ट्रेंथ की सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा ओरली याद हो, ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन है ना, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कैलकुलेटेड है वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन है। बट आपको याद हो, अगर देखो हम फिर भी सोचें कि हमको याद नहीं है, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको दिया था कि वो लिगेंड जो कार्बन डोनर हैं क्या होते हैं, स्ट्रोंगर सबसे ज़्यादा।
तो मैं सबसे आगे इस सीरीज में किसको रखने जा रहा हूँ, कार्बन डोनर स्पीसीज़ को। एक स्पीसीज़ ये हो गई। उसके बाद होते हैं नाइट्रोजन डोनर। क्या, नाइट्रोजन डोनर। एक स्पीसीज़ ये हो गई नाइट्रोजन डोनर, और दूसरी स्पीसीज़ ये तो क्या हो गई, स्ट्रोंगर सीरीज हो गई। और ये क्या होंगे, सारे वीकर होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे वीकर होंगे। क्लियर है। इनमें भी अगर मैं देखूं, इनमें भी अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर्ड कर रहा हूं। तो जरा देखना, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर ये है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन डोनर। सबसे आगे कौन आएंगे, कार्बन डोनर, सबसे आगे सीरीज में। उसके बाद कौन आएंगे, नाइट्रोजन डोनर। और नाइट्रोजन में भी ये ऑर्डर है, ये ध्यान रखेंगे, ये ऑर्डर है, ये याद रखना है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है। और उसके बाद क्या आएंगे, ऑक्सीजन डोनर। क्या जाएंगे, ऑक्सीजन डोनर, ओ डोनर। ठीक। और उसके बाद क्या है, हैलोजन और सल्फर डोनर। क्या है, हैलोजन और सल्फर डोनर। हैलोजन और सल्फर क्या है, डोनर। तो स्ट्रेंथ का पता चल गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन और सल्फर डोनर। सबसे वीकर क्या है, आयोडीन। सबसे स्ट्रोंगर क्या है, सी। बाकी इनके बीच में। ठीक है। तो जो कार्बन डोनर और एक्चुअली नाइट्रोजन डोनर हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, SFL। क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड। और जो ये डोनर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, WFL। ठीक है। तो दो कैटेगरी में हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड कितने में हमने क्लासिफाई कर लिया, स्ट्रोंगर और वीकर। तो ये स्ट्रोंगर माने जाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन डोनर, इनके अलावा सारे वीकर माने जाएंगे। क्लियर है भाई। इस सीरीज को बना लो, बना लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैं पूरा इसको लेबल कर देता हूँ, मोर इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, मोर इम्पोर्टेंट। आपके यहाँ एग्जाम में आते रहते हैं इस पर बेस्ड। हो गया। तो देखिए, जो बॉक्स में डालने वाली चीज़ है वो क्या है कि कार्बन डोनर, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, और ये दोनों मिलकर के क्या है, SFL है ना। इनमें भी कौन ज़्यादा स्ट्रोंगर है, कार्बन। ठीक है, बट बोथ आर SFL। वही दूसरा बॉक्स क्या है, ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर ये स्ट्रोंगर होते हैं, किससे होते हैं, सल्फर और हैलोजन डोनर। हैलोजन और सल्फर डोनर्स, बट बोथ आर WFL। ठीक है, बोथ आर WFL। तो ऑक्सीजन डोनर WFL होगा, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर SFL होंगे। बट ध्यान रखना, सबसे स्ट्रोंगर कार्बन डोनर स्पीसीज होगी, देन क्या होगी, सबसे वीकर क्या होगी, सल्फर और हैलोजन डोनर। वही डोनेटिंग टेंडेंसी देखनी होगी, इसलिए बस जो अच्छा डोनर है वो अच्छा क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी।
क्योंकि हम इससे पहले आपको बोले हैं कि जो आपके लिगैंड है, लिगैंड कैन एक्ट एज ए लुईस बेस, यही तो है। तो जितना अच्छा बेस होगा वो उतना अच्छा या उतना स्ट्रॉन्गर लिगैंड भी तो होगा, है ना। बट कुछ स्पीसीज़ ऐसी थी, है ना, कुछ स्पीसीज़ आपके पास ऐसी थी कि वो लुईस बेस ना होते हुए भी एज ए लिगैंड एक्ट कर रही थी, जैसे बेंजीन। ठीक है, चलिए, तो हमने एक क्वेश्चंस अभी देखा था, हम उसको डील करने जा रहे हैं। NiCl का होल 4 और इस पर चार्ज कितना है -2। इसमें हमको क्या देखना है, यहाँ हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशंस निकालना है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और इसकी मैं ज्योमेट्री की बात करूँगा और मैं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर या नेचर की बात करूँगा और इसके मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँगा। ठीक है भाई, ये हम बात करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो म्यू की बात करूँगा। ठीक है, तो आओ, अगर हम यहाँ देखें तो अगर निकल किस में है, +2 में है कि नहीं, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो कितना है, +2 है। और कोऑर्डिनेशंस नंबर की बात करें तो 4 है। 4 आती हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि 4 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे, या तो sp3 होगा या क्या हो सकता है dsp2 होगा। वो डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ लिगैंड पर, कि वो पेयरिंग कराएगा कि नहीं। तो दूसरा हम यहाँ क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ लिगैंड, वो कैसा है, WFL है, हैलोजन डोनर, WFL है, नो पेयरिंग। अगर ऐसा है तो पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। क्या भाई, नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं हो रही है, इसका एक रीज़न लिखाया था मैं, ये रीज़न लिखाया था कि डेल्टा क्या होगा, लेस देन होगा पेयरिंग एनर्जी से। और किसके लिए देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल के लिए, तो क्या चिपका देंगे, डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल। ये रीज़न है पेयरिंग ना होने का। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या है कि ये एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पेयरिंग नहीं होती। मैं इससे पिछले टर्न पे आपको डायग्राम बना करके सबकी चीज़ें क्लियर। बट ये एनर्जी गैप अगर बढ़ जाए, मैंने छत का भी एग्जांपल लिया था स्टूडेंट का, अगर ये एनर्जी गैप बढ़ रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए रिक्वायर एनर्जी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पेयरिंग कर लेता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ SFL ये एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो पेयरिंग पॉसिबल। समझ में आता, तो यहाँ पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशंस ये है, पेयरिंग पॉसिबल क्यों नहीं। तो आइए, निकल का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ। जिस फॉर्म में निकल है Ni+2 की फॉर्म में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएगा 3d8 और 4s में 0। यहाँ क्या वैकेंट है, 4p, और यहाँ क्या वैकेंट है, 4db वैकेंट है। अब इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये तो 3d के ऑर्बिटल हो गए। और ये जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 4s का, और ये 3 जो ऑर्बिटल बनाया हूँ वो किसके हैं, 4p के। ऐसे ही यहाँ जो 5 ऑर्बिटल होंगे वो किसके होंगे, 4d के। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 7 और 8। अब जरा बताओ क्या ये पेयरिंग करा दूँ, नहीं। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है, नो पेयरिंग, मैं पहले लिख दिया हूँ। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ये अवेलेबल भी नहीं है हमारे पास। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वैकेंट नहीं है। ठीक है, हमें ऐसे ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है जो क्या होने चाहिए, वैकेंट होने चाहिए, तो इनको तो नहीं ले सकते। तो और मुझे कितने चाहिए ऐसे ऑर्बिटल, 4। वो कौन डिसाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशंस नंबर 2 है तो 2 चाहिए, 3 है तो 3 चाहिए, और 4 है तो 4 चाहिए, 5 है तो 5, और 6 है तो 6 रिक्वायर हो जाएंगे। वो डिसाइड कौन करेगा, कोऑर्डिनेशंस नंबर। तो मुझे 4 रिक्वायर हैं, ये जा नहीं सकते, तो 4 के 4 कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। और जैसे ये आए तो हाइब्रिडाइजेशन साफ नज़र आ गया, क्या होगा, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री बोल दो, क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी ज्योमेट्री। और यहाँ से n देख करके बताओ n की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, एक ये है, एक ये। अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करूँ तो क्या होगा, पैरा होगा, है ना। तो क्या होगा, ये पैरा मैग्नेटिक होगा इस बार, क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। म्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। किस फॉर्मूला से आया, म्यू √n और n+2। यहाँ n की वैल्यू कितना है, 2, और यहाँ पुटअप करोगे तो ये मिल जाएगा।
और कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ डी ट्रांजिशंस पॉसिबल है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो कलर वाला पोर्शन हम पूरा कवर करेंगे लास्ट में जा करके। समझ में आ गया? तो जरा देखो सेम फॉर, क्या मैं इसके लिए ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मैंने अगेन निकल लिया और मैंने इसका कंपाउंड लिया वाटर के साथ, 4 लगा दिया और कितना चार्ज लगा दूँ इस पर, +2, तो फिर से ये वीक है कि नहीं? तो सेम फॉर इसके लिए भी वही होगा जो उसके लिए। बोलो ठीक। या मैं सेम फॉर ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, NiSCN माइनस और होल 4 और चार्ज बोल दो कितना लगा दूँ, -2। इसका भी वही हाल होगा क्योंकि ये सल्फर डोनर है, ये भी वीकर है। समझना भाई क्या समझा रहा हूँ? ठीक है, चलिए अब हम देखिए, मैं फिर से रिमाइंड कराऊँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर कोऑर्डिनेशंस नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशंस नंबर 2 है तो हाइब्रिडाशंस ऑलवेज SP, ज्योमेट्री लीनियर, ये बता चुका हूँ। इसका एग्जांपल हम लिए थे कि AgCN का होल ट्वाइस और इस पर चार्ज -1। अब जरा बताओ, ये जिनी कनाडा होगी, कौन आगे आया उस सीरीज से है, कहाँ से है, कौन आगे आया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 3D10 और 4s1, तो इसका क्या हो जाएगा 4D10 और क्या हो जाएगा 5s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ग्रुप में क्या करते हैं, एक दूसरे को मैच करते हैं, सेम ही सेम होते हैं। अगर एक दो को छोड़ दे, में लिखाया था जब प्रोडिक्ट टेबल पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, मैं अलग है थोड़ा सा, क्रोमियम वाली में एक जो टंगस्टन है उसका अलग। तो खैर एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, देखो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, Ag+ की फॉर्म में। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये सारे के सारे क्या, फील्ड 1 2 3 4 5, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं वो कितने, 4D10, तो अंडरस्टूड है एक S का जाएगा और एक P का जाएगा, तो हाइब्रिडाशंस क्या हो जाएगा SP, और ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, लीनियर। कैसे लीनियर कहलाएगी, ये Ag+ है, ये अपने इसको क्या करेगा, ऐसे डोनेट करेगा, कितने एंगल पर, 180 एंगल पर, 180 एंगल, क्योंकि इनके बिटवीन क्या होगा, रिपल्शंस मिनिमाइज होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो शेप क्या हो गई, ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर। हाइब्रिडाशंस क्या हो गया, SP। जब कोऑर्डिनेशंस नंबर 2 है, यही एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। बस केस अगला, अगर कोऑर्डिनेशंस नंबर 3 हो तो हाइब्रिडाशंस क्या बन सकता है, SP2 ही बन सकता है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, देखो कि Hg और I3-, क्या Hg और I3-, ये कौन सी फैमिली से है, जिनी कनाडा होगी। अक्सर क्या है, किस फैमिली से है, जिनी कनाडा होगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 3D10 और क्या हो जाएगा 4s2, तो इसका क्या हो जाएगा 5D10 और क्या हो जाएगा 4s2। तो अगेन ये फुल होंगे कि नहीं, ये 5 ये कर लेना 6s है ना, तो इस बार एक S का जाएगा और 2 P के जाएंगे और हाइब्रिडाशंस क्या बन जाएगा, SP2। ठीक है, ये मैं बात कर लिया था। कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 के लिए बात कर रहे हैं, तो 4 में 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो जनरली जरा बताओ, कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 के लिए या तो वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिड होगा, कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 के लिए क्या होगा, dsp2 होगा, या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। वो डिसाइड करेगा हाँ लिगैंड की स्ट्रेंथ क्या है, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। तो मैं जनरली बोलूँ कि अगर आपका कंपाउंड क्या है, वीक फील्ड लिगैंड के साथ है, तो जनरली कौन से ज्योमेट्री को प्रिफर्ड करेगा, इसको, स्ट्रॉन्ग के साथ इसको प्रिफर्ड कर रहा होगा। लेकिन हमको चेक करना है, ऑलवेज नहीं बोल सकते, कुछ कंपाउंड में बोल सकता हूँ। जैसे मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि क्योंकि मैं चेक कर लिया निकल +2 के सारे कंपाउंड में अगर WFL आ जाए तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आ जाए तो हमेशा ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। इसके लिए कमेंट कर सकता हूँ ऑलवेज। क्लियर? बट शर्त क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, +2, ये भी ध्यान रखना। जैसे चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, मैंने लिया एक दूसरा प्रेडिक्शन, देखो
CO का होल 4। अब देखो जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गई? 0। न्यूट्रल लिगैंड के साथ बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जरा बोलो? 4 है कि नहीं? मोनोडेंटेड है, कितना है? 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो प्रोबेबिलिटी है, एक क्या है? sp3 की, और दूसरा क्या है? dsp2। sp3 है तो क्या बोल देंगे? टेट्राहेड्रल, और ये है तो क्या बोल देंगे? स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे कि स्ट्रेंथ, लिगैंड की जो स्ट्रेंथ है, क्या चेक कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, और वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो यस पेयरिंग होगा। यस क्या होगा? पेयरिंग होगा। और पेयरिंग का एक ही रीज़न है कि डेल्टा ग्रेटर होना चाहिए उसकी पेयरिंग एनर्जी। रीज़न ये है पेयरिंग का, क्योंकि ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाना चाहिए, तभी तो पेयरिंग पॉसिबल है ना। एक्चुअली अगर मैं इसका स्प्लिटिंग दिखाऊं तो इसका स्प्लिटिंग क्या है? देखो, किस में देख रहे हैं हम? स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में देख गए थे, हाँ, T2G और EG। चलिए, अब देखो भाई, तो पेयरिंग होगा। सबसे पहले मैं निकल को देखूं तो निकल किस फॉर्म में है? Ni0 में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इन ए कॉम्प्लेक्स 3D8 और क्या होगा? 4s2 होगा। ये होगा कि नहीं? चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये कौन से ऑर्बिटल हैं? 3D सबसेल के। और ये जो ऑर्बिटल है s का, ये कौन सा है? 4s का। और यहाँ जो ऑर्बिटल बैकेंट पड़े हैं वो किसके पड़े हैं? 4p के, और ऐसे ही क्या है? 4db बैकेंट है। इलेक्ट्रॉन भरते हैं जैसे भरे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 1 2 3 4 5, उसके बाद पेयरिंग 6, उसके बाद 7 और 8 भर दिए, ये भर दिए। अब बाकी इलेक्ट्रॉन किस में है? 2 s में है, इसमें डाल दिया। ठीक, अब मुझे s तो हर हाल में रिक्वायर होगा, s तो मुझे हर हाल में रिक्वायर होगा। sp हो, sp2 हो, या कोई भी हाइब्रिडेशंस हो, चाहे ये हो या ये हो, सभी में s आता है, तो s तो बैकेंट होना ही चाहिए 100 और 10%। तो इन इलेक्ट्रॉन की हम क्या कराएंगे? शिफ्टिंग कराएंगे। अब शिफ्टिंग क्या कहें? 2 चांस आप इनमें करा दो या इनमें करा दो। तो किन में इजी रहेगी शिफ्टिंग? अंदर वालों में, बिकॉज ऑफ ये क्या होगी? स्पॉन्टेनियसली होगी, हाई टू लो अपने से होगी। बट यहाँ अगर मैं कराना चाहूँ तो एनर्जी रिक्वायर हो जाएगी, तो स्पॉन्टेनियसली अपने से ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ गया, पेयर्ड हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ गया, पेयर्ड हो गया। तो आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ s इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल, अगर हम व्यू देखें तो क्या बन रहा? देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये क्या है? 4s है। और यहाँ कौन से ऑर्बिटल हैं? 4p के ऑर्बिटल हैं। बोलो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए जरा बताओ? पेयर्ड हो गए कि नहीं? यस, ये वैकेंट है। आप समझ रहे? तो जरा देखो, अब मुझे 4 रिक्वायर होंगे, 4 के 4 ये जाएंगे कि नहीं? अगर ये जाएंगे तो हाइब्रिडेशंस इस बार क्या हो गया? sp3। तो ये कमेंट नहीं कर सकते कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो हमेशा निकल क्या होगा? dsp2 होगा। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 में है तो हमेशा dsp2 होगा। समझ रहे हैं ये चीज़ क्या समझा रहा हूँ? तो पहले चेकआउट ज़रूर करना है उसको। ठीक, तो जरा बताओ, इस बार लिगैंड तो हमेशा पेयरिंग करेगा, वो तो चाहता था पेयरिंग हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं थी? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली हुआ। अगर हाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब बचा रहता आफ्टर शिफ्टिंग, तो क्या करता? वो लिगैंड उसको पेयरिंग करता। क्लियर है? तो जरा बताओ क्या हो गया? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी कि नहीं? और इसके n की वैल्यू 0 हो गई कि नहीं? तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई कि नहीं? तो क्या हो गया? डाया हो गया कि नहीं? और क्या हो गया? कलरलेस। समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या समझा रहा हूँ? चलिए, इसी का अगर मैं कंपाउंड ये ले लूँ, देखो मैंने लिया NiCN का होल 4 और इस पर चार्ज मैंने कर दिया -4, तो बात तो फिर से वही आ गई, 0 में आ गया और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो फिर से खेल वही हो जाएगा पूरा। तो सेम 4 ये लिख लेना। ठीक,
चलिए कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 के लिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, ठीक। जैसे मैंने लिया हुआ है कॉपर, क्या कॉपर और NH3 का होल 4 और इस पर चार्ज मैंने लिया हुआ है +2। इसके लिए कमेंट करके बताओ, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशंस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री, ये निकालो जरा इसके। अच्छा क्वेश्चन है। छोटा बड़ा छोटा जैसे आपको रखा है ना, मेरे पास रखा है, आप वो सर तो लाए थे कि यहाँ रखा है, एक पतले का मतलब मेरा भी नहीं हो, जो ऑफिस लाता तो पता होता, तो वो मिल नहीं रहा, पर वही मिल गया आपको, छोटा वाला है। अच्छा अच्छा चलिए भाई देखिए, तो इसको हम डील कैसे करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कितना आया, +2, साफ नज़र आता है। कोऑर्डिनेशंस नंबर अगेन कितना है, 4 है। और नेचर ऑफ लिगेंड देखें कि नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, SFL, तो क्या होगी, यस पेयरिंग होगी। इतना तो सोच ली, जो हर क्वेश्चंस को करते हुए सोचना पड़ेगा। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेंगे। हाँ, 1 2 3 4 और 5, ये 4s है और यहाँ 4p के बैकेंट होंगे भाई, ठीक। देखो जी, तो कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर किस फॉर्म में है, कॉपर +2 की फॉर्म में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, 3d9 और 4s0। 3d10 और 4s1 होता है, एक s में से गया, एक d में से। अब हम He इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर रहे हैं भाई, देखना, ये मैं p के दिखा देता हूँ, कौन सा p है, ये 4p, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये S में 0 हो गया और P में भी 0, ठीक। अब लिगैंड तो चाहता है कि पेयरिंग हो, है ना, बट पेयरिंग के लिए कुछ है नहीं, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली, क्या बोल रहा हूँ, एक, जब ऐसी कंडीशंस बनेगी कि आपके पास ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन है और आपके साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड भी है, क्योंकि वीक तो कुछ करता ही नहीं, तो आपका जो इनर डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा, ट्रांसफर कर जाएगा लो एनर्जी टू हाई एनर्जी में चला जाएगा। तो जरा देखना, तो ये और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा है, अगर हम दो को करने लगे तो एनर्जी रिक्वायर ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो पॉसिबल है लेकिन दो का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, समझ रहे, एक का पॉसिबल है, और वो तभी पॉसिबल है जब इनर डी ऑर्बिटल वैकेंट हो रहे हो, ठीक है। तो वो तब वैकेंट हो सकते हैं जब क्या हो, प्रेजेंस ऑफ SFL। तो ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, किस में जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, P में, ना कि D में, क्योंकि D की एनर्जी इससे भी ज़्यादा है। तो समझना, अगर ऐसी क्वेश्चन आ गया कि बताओ ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कहाँ चला गया, कॉपर वाला, कि इसमें जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, तो कौन से ऑर्बिटल में, P ऑर्बिटल में, D में नहीं होगा, क्योंकि D की एनर्जीज इससे भी ज़्यादा है, वहाँ तक ले जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर और ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें 4 ऑर्बिटल रिक्वायर होंगे। तो आराम से एक D मिल जाएगा, एक S और 2 P, तो बचा हुआ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रखा हुआ होगा, इस P ऑर्बिटल में। तो जरा बताओ, यहाँ इसका हाइब्रिडेशन अगेन क्या हो गया, फिर DsP2, और इसके ज्योमेट्री की बात करूँ तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, लेकिन N नॉन ज़ीरो का मीन्स N यहाँ है। सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिटल, लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिटल,
क्लियर है भाई? तो अंडरलाइन क्या करोगे, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ SFL ट्रांसफर हो सकता है लो एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल। क्लियर है? चलिए ठीक, तो हमने कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 फिनिश कर लिया, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब हम कोऑर्डिनेशंस नंबर 5 देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशंस नंबर 5 के लिए हम चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। जैसे हमने 1 के लिए सीखा A की प्रोबेबिलिटी बनेगी, 2 के लिए सीखा A की बनेगी, सॉरी 1 के लिए नहीं, 2 के और 3 के लिए A की बनेगी, 4 के लिए 2 बन सकती है, sp3 या D, sp2 टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेन, और किसका डिसीजन लेंगे, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से। ठीक, डिफरेंट टाइप के मैं यहाँ एग्जांपल डिस्कस कर रहा था कि एक्चुअली आपको कैसे करने हैं। जैसे चलिए एक और मैं क्वेश्चंस करा दूँ अपने पास। जैसे ये हो, देखो Zn और मैंने ले लिया NH3 का होल 4। अब ये एक्चुअली उतनी फास्ट प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये मैंने लिख दिया। देखो क्या होगा, जिनी कनाडा होगी 3d10 4s2, आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। 3d10 4s2, S के गए 2, तो D अवेलेबल है ही नहीं, तो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो अब क्या फ़ायदा, स्ट्रॉन्ग होने से क्या फ़ायदा, क्योंकि D तो फुलफिल है ना, तो sp3 हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमेशा इनर ही जा रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशंस क्या होगा, sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई, समझ रहे हैं। अनपेयर्ड 0 हो गया, कलरलेस हो गया, वो सब कमेंट कर सकते हैं। म्यू 0 हो गया क्योंकि n क्या है, 0 है ना। तो डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डाटा से मैच कर सकते हैं। अब हम कोऑर्डिनेशंस नंबर 5 के लिए देख रहे हैं, जो अगेन इंपॉर्टेंट है। समझना भाई, हर चीज़ को स्पेसिफाई होकर समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशंस नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशंस नंबर 5 में 2 केस बन सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि आपका जो ज्योमेट्री है वो TBP हो सकता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक क्या हो सकता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में पढ़ा चुका हूँ। ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में अगर हम देखें तो इसके हाइब्रिडेशंस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसका हाइब्रिडेशंस मैं देख रहा हूं केस फर्स्ट में, इसका हाइब्रिडेशंस हो सकता है sp3 और D, ये ठीक है। अब हम यहां देख रहे हैं एक दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इसका हाइब्रिडेशंस हो सकता है Dsp3, D इनर चले जाएं और D आउटर चले जाएं, ये है इसका मीनिंग। तो हम यहाँ 2 कंसेप्ट देख रहे हैं, है ना। रिक्वायर तो 5 ही होंगे, लेकिन उन 5 में D या तो कभी इनर जा रहा होगा तो कभी आउटर। तो हाइब्रिडेशंस क्या हो सकता है, sp3D हो सकता है, या क्या हो सकता है, Dsp3 हो सकता है। जनरली अगर sp3D है तो हम प्रेडिक्ट क्या करेंगे कि उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ अगेन 2 केस बन सकते हैं ज्योमेट्री के। इस हाइब्रिडेशंस में देखो क्या बन सकता है, एक तो अगेन फिर से क्या हो सकती है, TBP, ये हो सकती है, बताऊंगा। और दूसरा क्या हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये केस अगर हाइब्रिडेशंस ये हैं तो हम प्रेडिक्ट यही करेंगे, यहाँ स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगी। लेकिन अगर हाइब्रिडेशंस ये निकल करके आ गया तो दोनों ही प्रेडिक्ट करेंगे ज्योमेट्री, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है, अब जरा देखना, अगर ऐसा है कि मान लीजिए उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया साथ में, उसने बोला कि डाइपोल मोमेंट DM क्या है, 0 है, तो इसको प्रीफर्ड करेंगे। और उसने बोला कि डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो इसको प्रीफर्ड करेंगे। यहाँ डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो आएगा कि नहीं, देख लो। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये स्क्वायर है और ये क्या है, पिरामिडल, तो इससे जो डाइपोल बनेगा इससे वो किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। ये तो हो सकता है एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल आउट कर दें, बट जरा बताओ यार, ये जो बन रहा है, ये जो डाइपोल बन रहा है स्क्वायर पिरामिड से, जो डाइपोल कैरी हो रहा है, क्या वो कभी ज़ीरो कर पाएगा?
आएगा कोई? नहीं। तो अंडरस्टूड है यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या गिवन होगा? नॉन जीरो। तो प्रेफर्ड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। बट यहाँ अगर डाइपोल मोमेंट जीरो दे दे, इस हाइब्रिडाशंस होते हुए भी डाइपोल मोमेंट जीरो दे दे, तो क्या मानेंगे? टीबीपी। क्योंकि यहाँ टीबीपी में हम डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट सारे के सारे कर सकते हैं। ये तो अपोजिट और सेम हो तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 120 पे इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, और ये भी अपोजिट और क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ गया कैसे डील कर रहे हैं? अच्छी प्रॉब्लम है सारी की सारी, जहाँ मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ ज्योमेट्री में। एकदम बहुत बेसिक नहीं बता रहा हूँ, वो डीप में लेकर के मैं क्लियर कर रहा हूँ चीज़ों के। हाँ भाई, कि आपको सोचना कैसे है। चलिए, तो जैसा हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसका मैं समझा दिया हूँ। मैंने लिया Fe, क्या लिया? FeCO का होल 5। इसके लिए हम देखना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या? नंबर फर्स्ट, इसका मैं देखूंगा हाइब्रिडाशंस क्या होगा, और भाई इसकी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, और भाई इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और भाई म्यू की बात करेंगे, और मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे। ये बात करना है मुझे। देन कलर की भी बात कर सकते हैं, लेकिन कलर हम सेपरेट पढ़ेंगे तो हम समझाते हुए चल रहे हैं। कलर बोल देंगे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन जीरो है, तो कलर्ड होगा। क्लियर? चेकआउट करें कैसे करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो जीरो है, बोलो भाई। उसके बाद हमको इसका कोऑर्डिनेशंस नंबर देखना है, कितना है? 5। तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल रिक्वायर होंगे, और 5 में क्या सोच सकते हैं? sp3d या d sp3, ये सोचा जा सकता है। चलिए ठीक, अगर वो ये लिख के दे दे साथ में, है ना, साथ में उसने लिखा कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो उसने लिख के दे दिया जीरो है। केस नंबर फर्स्ट। पहली बात तो चलिए, पहली बात इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। जो है कुछ नहीं कहा वो मान के चल रहे हैं अभी, फिर मैं केस लेकर के समझा दूंगा। तो कुछ नहीं कहा तो मान के चलो। तो जरा बताओ, है ना। और नेचर ऑफ लिगेंड की बात करूं तो क्या है? SFL। अगर SFL है तो यस पेयरिंग होगा, जो मैं राइट से दिखाया हूं, यस पेयरिंग होगा। इतना तो हमने सोच लिया। और क्या आयरन है, और आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? जीरो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 3d6, और क्या होगा? 4s2। 3d का भैया आपके टिप्स पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये है। क्या यहाँ 4p वैकेंट है? क्या यहाँ 4d भी वैकेंट है? बोलो भाई। यस। अब हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं इन्हें ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ये 3d के ऑर्बिटल है, ठीक। ऐसी मैं किसके दिखा रहा हूँ? ये 4s का ऑर्बिटल है, और ये 3 ऑर्बिटल हम किसके दिखा दिए? 4p के। और ये अगेन जो 5 ऑर्बिटल हैं, ये अगेन जो 5 ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं? 4d, और ये 4p, और ये 4s। ये सीक्वेंस है एटॉमिक ऑर्बिटल का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। बोलो। चलिए इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। कितने हैं इसमें? 6 हैं, तो 6 के 6 में डाल दिया। यहाँ तक हो गया। एस में देख लो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये डाल दिया। एस तो रिक्वायर होगा ही, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? एस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा देंगे। ये एस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई। क्लियर भाई? जैसे ही एस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई तो जरा देखो डायग्राम क्या बना, इधर बना देता हूँ। एस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई तो 1 2 3 4 और 5। ये कौन सा है? 3d वाला। ये कौन सा बैकेंड कर लिए? 4s। और यहाँ क्या पड़ा है जरा बताओ? 4p। ऐसी आगे क्या है? 4db। अब इलेक्ट्रॉन की आफ्टर शिफ्टिंग मैं व्यू बना रहा हूँ, क्या बना? 1 इलेक्ट्रॉन, ये पेयर है और ये पेयर। यही होगी ना? ये होने के बाद जरा बताओ इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है अनपेयर्ड। अब जरा बताओ SFL है कि नहीं? अगर SFL है तो ये पेयरिंग करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ SFL पेयरिंग तो होना है, तो पेयरिंग कर लेगा। और जैसे ही पेयरिंग हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया? और इसका डायग्राम यही तो हुआ। अब 1 2 3 4 और 5। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये वैकेंट हो गया कि नहीं? ये हमने नहीं किया, ये किसने किया? लिगेंड ने।
इर्रेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। जरा बताओ, तो अब मुझे कितने रिक्वायर थे? 5। तो जरा बताओ, एक यहाँ से और 3 यहाँ से, ये आ गए कि नहीं? अगर ये आ गए तो इसका हाइब्रिडेशंस मुझे साफ नजर आ गया। क्या हो जाएगा? DsP3। क्या हो गया? DsP3। समझ ना, क्या हो गया? DsP3। हाइब्रिडेशंस तो ये है, तय हो गया। क्लियर? चलिए, अब ज्योमेट्री डिसाइडेबल होगी। क्या डिसाइडेबल होगी? किस पर डिपेंड करेगी? किस पर? मोमेंट पर, डायपोल मोमेंट पर। अभी मैंने कुछ नहीं दिया, तो मुझे क्या मानना है? जो इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर दे देना है स्क्वायर पिरामिडल। समझ रहे भाई क्यों लिख रहा हूं मैं? तो स्क्वायर पिरामिडल ही मानेंगे ना, वो तो एक स्पेसिफाई क्या है, एक स्पेसिफिक केस है वो। अब तो मैं क्या मानूंगा भाई? इसमें तो यार यही बनेगा। समझ रहे हैं? क्या? स्क्वायर पिरामिडल। और n क्या हो गया जरा बताओ? 0। यहां से देखो, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, तो म्यू भी क्या हो गया? 0। मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया? क्या हो गया? डाया, बिकॉज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। अब यही इसी क्वेश्चंस के लिए सेम, मैंने डायपोल मोमेंट क्या लिख दिया? 0। क्या लिख दिया? 0। अगर 0 लिख दिया तो सब सेम, बट क्या चेंज हो जाएगा? इस बार क्या आएगा? TBPP। उसलिए मैं लिखाया हूं जब जब हाइब्रिडेशंस ये होगा तो 2 केस बन सकते हैं, या तो TBP होगा या स्क्वायर पिरामिडल। तो भाई वो दे रहा है ना, दे रहा है तो हम भी चिपका देंगे। तो TBP तो स्क्वायर पिरामिडल में पॉसिबल नहीं है, तो TBP क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी फिर। क्लियर है भाई? लेकिन ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो यही होगा। अगर SFL है तो वो ऐसा करेगा ही। क्लियर है ये चीज़ें? नोट कर। हाँ, इसमें लिखेंगे कि टोटल, ये लिखेंगे कि टोटल, एक क्वेश्चन भी इसमें करा दूं, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन FeCO का होल 5 इज नंबर फर्स्ट 20, 10, 5, नन। ट्राई करो क्वेश्चन से, देख लेना क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है। ठीक है ना? शायद बीच में मैं इसको समझाया भी था। अगर यहाँ हम देखें तो ये आयरन है, ये लिगैंड है। लिगैंड क्या है? CO। तो लिगैंड के अंदर खुद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इधर से इधर। तो सेंट्रल मेटल के अराउंड तो आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, बट खुद लिगैंड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। खुद लिगैंड की अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देखें तो 5A और 5O, तो आंसर इज 10। क्लियर? अगला क्वेश्चन करेंगे। NiCN का होल 5 और इस पर चार्ज है -3। सब कुछ निकालिए, वही जो लिखा है।
चलिए ये देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2। कोऑर्डिनेशंस नंबर की बात करें तो 5, और 5 में आपको पता है तो नेचर ऑफ लिगेंड की बात करूं SFL है तो पेयरिंग हो जाएगा। तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे हैं, 3D 8 और 4s में 0। तो ऑर्बिटल में इनको फिलअप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 और 5, ये 3D का हो गया और ये 4s का हो गया, और ये 4 क्या हैं 4p, ऐसे ही आ गया 4 क्या होंगे db होगा, है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, SFL है, पेयरिंग हो जाएगा। तो ये पेयरिंग हो गया, तो ये वैकेंट हो गया, ये मर्ज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा DsP3। म्यू 0 आ गया बिकॉज n 0 है, डाया है, कलरलेस। और यहाँ अगर मैं क्या स्क्वायर पिरामिडल है, ज्योमेट्री या शेप की बात करूँ तो समझ रहे हैं। एक कंपाउंड में दे रहा हूँ CuCl का होल 5, इसके लिए कमेंट करें, और -3। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं, कॉपर +2 में आ जाएगा तो क्या होगा 3D 9 और 4s में 0। ठीक, यहाँ 4p वैकेंट है और यहाँ 4db वैकेंट। चलिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिखा रहा हूँ इन्हें, ऑर्बिटल 2 3 4 और 5। ये कौन से हैं 3D वाले, ये कौन सा है 4s वाला, ये कौन से हैं 4p वाले, और ये कौन से हैं 4d वाले। बोलो भाई, किसके लिए चेक कर रहे हैं, कॉपर +2 के लिए, इस कंपाउंड के लिए CuCl का होल 5 और चार्ज -3, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भर दिए, ये वैकेंट है। अब जरा बताओ आपका लिगेंड क्या है, WFL है, वीक फील्ड लिगेंड, तो नो पेयरिंग। जरा बताओ इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र मार दूँ, नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे, ये ट्रांसफ़र तभी हो सकता था जब क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। इनको हटा करके मैं क्या कर दूँ, Cn का होल 5 कर दूँ और सेम केस हो तो ट्रांसफ़र हो जाए एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाँ वो फिर D में जाएगा क्योंकि P तो सारे चाहिए इस बार, तो ये इसका यही रहेगा ये। तो इस बार हाइब्रिडेशंस देखो अपने आप क्या आ गया, sp3d आ गया कि नहीं, यही आएगा ना। इसमें तो अब इलेक्ट्रॉन है और ट्रांसफर थोड़ी मारे इन द प्रेजेंस ऑफ WFL, है ना, वो तो मैं केस बता रहा था। तो ये आ गया, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, TBP हो जाएगी, और n इस बार कितना है 1 है, तो म्यू कितना आ जाएगा √3, और क्या हो जाएगा कलर्ड, और साथ में क्या हो जाएगा पैरा। क्लियर, बोलो भाई। अब हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशंस नंबर 6 के लिए CFL। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेशंस नंबर 6, कोऑर्डिनेशंस नंबर 6 के लिए फिर से हम 2 केस देखेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या है, केस 1 ये है कि इसका हाइब्रिडेशंस क्या हो सकता है, इसका हो सकता है sp3 और क्या हो सकता है D2, मतलब कौन से पार्टिसिपेट कर जाएं, आउटर वाले। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2 हो सकता है कि इसका हाइब्रिडेशंस हो जाए D2 और sp3, इनर वाले पार्टिसिपेट कर जाए, बट दोनों क्या करेंगे ऑक्टाहेड्रल, दोनों क्या है ऑक्टाहेड्रल। ये भी क्या है ऑक्टाहेड्रल, और ये भी क्या होगा ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ज्योमेट्री दोनों की सेम। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जनरली इसको हम बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स,
क्या बोलेंगे इसको? आउटर कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोल देंगे यार? इनर। इनर वाले जा रहे हैं तो क्या बोल देंगे? इनर कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जनरली लिख रहा हूँ, जनरली, ऑलवेज नहीं है ये। जनरली इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन। और इनर को हम जनरली क्या बोलते हैं? हाँ, जनरली लो स्पिन, बट नॉट ऑलवेज। क्योंकि लो स्पिन के लिए हमको क्या देखना होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि स्पिन जो है, अगर मैं टोटल स्पिन की बात करूं तो टोटल स्पिन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/2 और इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमें टोटल स्पिन निकालना है, क्या निकालना है? टोटल स्पिन। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्लस माइनस 1/2 और इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो स्पिन बढ़ेगा। तो स्पिन का लेना देना किससे है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो स्पिन बढ़ रहा है, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो लो स्पिन हो जाएगा। तो जो स्पिन का लेना देना है वो ज्योमेट्री से नहीं है, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अगर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो नहीं, अब हम वो कॉम्प्लेक्स चेक करेंगे ना कि कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग हो रही है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो लो स्पिन कहलाएगा। यही तो है पहले के कंपैरिजन, है ना? और क्या, वही तो देखेंगे। ठीक है। बट जनरली जो आउटर है उनको क्या बोला जाता है? हाई स्पिन। जो इनर है उनको लो स्पिन जनरली। ठीक। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है स्पिन का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये कम होंगे तो लो स्पिन, अगर ये बढ़ेंगे तो हाई स्पिन। ये उतने ही रहें जितने थे, वो चेंज ना हो, तब भी क्या कहलाएगा? हाई स्पिन। क्लियर है भाई ये चीज़? ये इम्पोर्टेंट केस है कोऑर्डिनेशंस नंबर 6 के लिए। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया हुआ है, हमने लिया COEn का होल थ्राइस और इस पर चार्ज मैंने कर दिया +3। इसके लिए हम कमेंट करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम वो सब निकालेंगे जो निकालते हुए आए हैं। ठीक है भाई। और दूसरा एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, FeCN का होल 6 और चार्ज मैंने ले लिया इस पर 3 ले लिया। नहीं, चलिए -4 कर लेना। इसके लिए हम देख रहे होंगे एक हम और ले रहे हैं। चलिए इसको 3 रहने दे भैया ना, कुछ समझा दूंगा इसमें एक्स्ट्रा। क्रोमियम NH3 का होल 6 और इस पर भी चार्ज मैंने लिया हुआ है +3। इनको हमको समझना है 1 बाय 1, है ना? और जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होंगे मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम कोबाल्ट का केस डील कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो साफ नज़र आता है +3 और कोऑर्डिनेशंस नंबर देखें तो 6 बाइडेंटेड है ना, तो 6 हो गया। चलिए, तो 6 में हाइब्रिडेशंस की 2 ही प्रोबेबिलिटी हैं, या तो D2sp3 मान लेंगे या sp3 और D2 बोल देंगे। बट दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी, ऑक्टाहेड्रल। इनर होगा, आउटर होगा, वो सारे हम क्या कर रहे होंगे यहाँ, है ना, डिसाइड कर रहे होंगे। चलिए, तो हम इस कॉम्प्लेक्स को पहले ले रहे हैं। कोबाल्ट किस फॉर्म में है यहाँ? कोबाल्ट +3 की फॉर्म। तो जिस फॉर्म में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख देंगे। जनरल न्यूट्रल का क्या होता है? 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 3d6 हो गया। क्या हो गया? 3d6 और 4s 0 और 5p में भी 0 और 4d में भी 0। ये तो चलिए इनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। पहले मैं ऑर्बिटल बना रहा हूँ 3d के 1 2 3 4 और ये 5। कौन सा ऑर्बिटल बना दिया? 3d। ये मैंने ऑर्बिटल बनाया 4s का।
ये 3 ऑर्बिटल बनाया 4p के, किसके बना दिया 4p के, और यहाँ कौन से वैकेंट पड़े हैं, ये 5d वैकेंट पड़े हैं। क्लियर। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये भर। आप नेचर ऑफ लिगैंड देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, नाइट्रोजन डोनर है, ऐसे याद रखेंगे, है ना। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर को हमने क्या माना हुआ है, SFL। ठीक, तो यस पेयरिंग होगा तो पेयरिंग करा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, पेयरिंग हो गया। तो जरा पेयरिंग होते हुए जरा बताओ, ये फुल सॉरी पेयरिंग होते ही यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 वैकेंट हो गए। यही समझना, कितने हो गए 2 वैकेंट। इसका अगर मैं डायग्राम देखूँ अलग से बना करके तो 2 3 4 और 5 ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे हैं आफ्टर पेयरिंग। ठीक, तो ये अवेलेबल है या वैकेंट है, ये वैकेंट है, तो 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से और बाकी वहाँ से, 6 लेने हैं मुझे। तो ज़रा बताओ यहाँ अगर हम हाइब्रिडेशन चेक करें तो यहाँ से हाइब्रिडेशन क्या आ गया, D2 और sp3, क्योंकि यहाँ D कौन से जा रहे हैं, इनर। जहाँ कंपैरिजन लिखा था वो लिख लेना, इनर में कौन से जाएंगे, n-1d इनर में, यही तो जाएंगे। और इसमें कौन से जाएंगे, आउटर में nd, आउटर में nd जाएंगे, इनर में कौन से जाएंगे, n-1d। तो ये n-1d जा रहे हैं ना, ये n है तो ये क्या हो गया n-1। तो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है, इनर कॉम्प्लेक्स है। हाइब्रिडेशंस क्या पता चल गया, तो हाइब्रिडेशंस ये आ गया और क्या कहलाएगा, इनर, क्या कहलाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स। n की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो क्या हो गया, डाया, तो म्यू क्या हो गया, 0, तो क्या हो गया, कलरलेस। अगेन दूसरा लो स्पिन के हाई स्पिन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड वो कम हो रहे हैं। इसमें कितने थे, 4, यहाँ कितने हो गए, 0, तो क्या कहलाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जनरली जो आपके इनर होंगे वो क्या होंगे, लो स्पिन ही होंगे। जनरल तो यही होगा, आप देखना मैक्सिमम केसेस में। क्लियर ये चीज़। अब हम इसको डील कर रहे हैं, इसको। ठीक, क्या कॉम्प्लेक्स लिखे थे बताओ, FeCN का होल 6 और चार्ज कितना है, -3। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नेचर ऑफ लिगैंड SFL। ये तो अपना काम बेसिक है और बहुत फास्ट भी हो सकते हैं। तो हम आयरन +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहे हैं। 3d6 और 4s2 होता है तो 3d5 हो जाएगा, 3d5। 4s वैकेंट है, 4pb वैकेंट है और 4db वैकेंट है। ये आउटर है इनके n। ठीक, चलिए हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। ये हो गया आपका n-1 3d, ये हो गया आपका ns, ये हो गया आपका np और ये हो गया आपका nd। ठीक, इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ 1 2 3 4 5। ये SFL है, पेयरिंग तो होगा, पेयरिंग करा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो आफ्टर पेयरिंग अगर हम डायग्राम देखें 3 4 1 5, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक बचा, समझ ना। तो हाइब्रिडेशंस की बात करूँ तो ये आ जाएंगे। तो इसके लिए अगर हम यहाँ हाइब्रिडेशंस की बात करें तो इसके लिए हाइब्रिडेशंस तो क्या हो गया, D2sp3 कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, इनर जा रहे हैं, क्या कहलाएगा, इनर, और क्या कहलाएगा साथ में, लो स्पिन। डाया के पैरा, क्योंकि यहाँ n कितना है, 1 है, तो म्यू कितना आ गया, √3, और क्या होगा, कलर्ड। चलिए एक और कंपाउंड था, क्या था बोलो, क्रोमियम NH3 का होल 6 और +3। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और नेचर ऑफ लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाए। क्रोमियम किस में है, क्रोमियम +3 में,
तो 3d5 और 4s1 होता है, एक वहाँ से गया, दो यहाँ से, तो क्या बचा 3d3। 3d5 और 4s1 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन गए, एक s से और 2 d से, तो 3d3 बचा। बैकएंड क्या है 4s0, 4p0 और 4d0 भी बैकएंड। चलिए देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ये कौन से हैं 3d1। ये कौन सा ऑर्बिटल है 4s वाला। ये कौन से ऑर्बिटल आ गए 4p। इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 1 2 3। SFL पेयरिंग होता है, जरा ध्यान रखो आप, पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बैकेंट है ऑर्बिटल। अरे हम एक्स्ट्रा काम नहीं करते ना, समझ रहे हो, क्योंकि हाँ पेयरिंग थोड़ी कराएगा, मुझे तो ये बैकेंट चाहिए, वो ऑलरेडी बैकेंट है। अगर ऑलरेडी बैकेंट है तो आप पेयरिंग मत करा देना अपनी तरफ से, समझ रहे हैं। पेयरिंग तभी पॉसिबल है जब वो बैकेंट ना हो, तो उनको बैकेंट कराने के लिए पेयरिंग होता है। ऑलरेडी बैकेंट है तो नो पेयरिंग, समझ रहे, चाहे SFL ही क्यों ना हो। यस, तो अब ऑलरेडी बैकेंट है, लिख लेना ये पॉइंट, ऑलरेडी बैकेंट इनर d ऑर्बिटल, सो नो पेयरिंग। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ सब अगर वो डायपोल मोमेंट पूछ लिया और आपने पेयरिंग करा दी तो डायपोल मोमेंट आपका क्या आने वाला है √3, जो गलत है, समझ रहे हैं। इसलिए तो हाइब्रिडाशंस तो आप पेयरिंग कराओ ना कराओ तब भी पता चल जाएगा, लेकिन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम पहले क्या देख रहे हैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाशंस इसके लिए क्या आया D2 और sp3। कॉम्प्लेक्स क्या है इनर, हाँ इनर कॉम्प्लेक्स है। इनर कॉम्प्लेक्स है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर n 3 है तो डाया के पैरा पैरा, डाया नहीं होगा है ना। और म्यू कितना आ जाएगा √n और n+2 वेयर n 3 तो 15 आ जाएगा, √15 लगभग कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, समझ रहे एग्जैक्ट। और जरा बताओ कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। हाँ हाई स्पिन है, ध्यान रखना, तो कंपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुए, तो यस हाई स्पिन। तो जनरल तो लो स्पिन होते हैं इनर, बट ये क्या है हाई स्पिन, नोट कर लें। तो नोट क्या लगाएंगे नो पेयरिंग बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल ऑलरेडी बैकेंट इररेस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ लिगेंड। तो इसके लिए म्यू आप लिख सकते हैं। इसके लिए मैं एक कमेंट जरूर कर सकता हूँ, इसके लिए ये कमेंट कर सकता हूँ कि क्रोमियम+3 के लिए, क्रोमियम+3 के लिए चाहे SFL आ जाए या WFL, सब सेम होगा। SFL भी तो कुछ नहीं कर रहा है अब। क्रोमियम+3 के लिए सभी के लिए हाइब्रिडाशंस क्या होगा D2 sp3, म्यू कितना होगा √15 सभी के लिए, बिकॉज SFL हो या WFL हो। बट हम तभी कमेंट कर रहे हैं जब चीज़ें हम पहले सीख रहे हैं भाई। चलिए दूसरा हम ले रहे हैं Ni, एक कॉम्प्लेक्स के बारे में आप बताना। Ni और NH3 का होल 6 और इस पर चार्ज है +2, इसके बारे में सब कुछ बताओ क्या है, निकाल। चलिए देखिए क्या था कॉम्प्लेक्स
NH3 का होल 6 और चार्ज कितना था +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशंस नंबर 6। नेचर ऑफ लिगैंड SFL है तो बोल देंगे पेयरिंग हो जाएगा। निकल का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ 3D8 4S0 4P0 4D0 इन दिस कंडीशंस है ना। इलेक्ट्रॉन भर दिए डायरेक्ट 1 2 3 4 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ये वैकेंट है और ये भी वैकेंट है। ठीक, अब जरा बताओ SFL है तो पेयरिंग करेगा, SFL है तो पेयरिंग करेगा, लेकिन ध्यान रखना अब ये केस इंपॉर्टेंट है 3 4 5। चलो पेयरिंग कराते हैं ना, अपनी तो नीड वही है पेयरिंग कराना। अगर ये पेयरिंग कर भी लें तब भी इनर 2 वैकेंट नहीं होंगे। अरे समझ रहे हैं ना, क्योंकि मुझे इनर कितने चाहिए इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 2 चाहिए डी, और 2 वैकेंट हो नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे, वैकेंट नहीं होंगे ना, तो फिर पेयरिंग नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना, जो हमें नीडेड है नहीं मिले तो एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि बच्चा पेयरिंग करके बैठ गया, कर दिया पेयरिंग और हाइब्रिडाइजेशन से लिख रहा है sp3d2 नहीं मिला, और यहाँ n की वैल्यू क्या मान लेगा 0। भाई पेयरिंग नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपना फुलफिल नहीं हुआ क्राइटेरिया, तो नो पेयरिंग। समझ रहे हैं क्यों पेयरिंग नहीं हो रही, क्योंकि पेयरिंग हो भी जाए तो तब भी 2 वैकेंट नहीं होंगे, तो काम नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, तो नो पेयरिंग। अगर नो पेयरिंग तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये जाएंगे और डी ये जाएंगे, यही तो होगा। तो इसका हम हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, सॉरी sp3 और क्या हो जाएगा d2। आउटर के इनर, आउटर के इनर आउटर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। n की वैल्यू बोल दो, यस 2, तो म्यू कितना आ गया, रूट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, रूट 8 आ गया। 2 पॉइंट समथिंग है ना। ऐसा आपके जेई में बहुत पूछता रहता है, इस बार जो फेज हुए थे वहाँ पे पूछा था। कलर होगा कि कलरलेस, कलर होगा, ठीक है। डाया कि पैरा, यस क्या हो जाएगा, साथ में पैरा भी हो जाएगा। आउटर के इनर वो तो देख लिए। लो के हाई, हाँ हाई, गुड, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना कैसा हम डील कर रहे हैं प्रॉब्लम। चलो दूसरा हम देख रहे हैं कॉपर। सारे केस में बहुत अच्छे ले रहा हूँ। NH3 का होल 6 और चार्ज है +2। इसको करके देखो, ये अभी नहीं कराए थे, यही ये निकल वाला कराए थे नहीं। हाँ इसको करो, देखो डायरेक्ट हिट करें यहाँ से, सोचने की एफिशिएंसी बढ़ाओ। +2 हो जाएगा 3D9 और 4S1, 3D9 4S में 0 है ना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें, इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये S का वैकेंट है, ये भाई P के भी वैकेंट है, और ये 5D भी वैकेंट है। बोलो अब SFL है, समझना। SFL में हमने एक नोट लगाया था। नोट ये था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो इनर में और वो वैकेंट होता हो तो क्या हो कर देते, ट्रांसफ़र मार देते हैं। लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको ट्रांसफ़र कर भी दूँ तो तब भी एक ही खाली हुआ ना यार, समझना। तो इस बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं, समझे, ये समझाना चाह रहा हूँ। तो अब उसने पूछ लिया कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से डी में है, तो n-1d में है, इसमें है ना, ट्रांसफ़र नहीं किए ना, समझ रहे हैं ना चीज़ें। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशंस की बात करूँ इसके लिए, तो हाइब्रिडाइजेशंस तो क्या हो गया जरा बताओ, sp3d2 और कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, आउटर। n कितना हो गया 1, तो म्यू कितना आ गया, √3, ठीक है। पैरा के डाया, पैरा हो गया, कलर्ड हो गया। लो के हाई स्पिन हो गया, ठीक, यस। स्टार लगा के लिखना है। जो कोबाल्ट मैंने लिया NH3 का होल 6, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट डाल लेना, +2। इसको हम डील कर रहे हैं, इसको समझ एक बार फिर भी अपनी माइंड लगा के तुम करने की कोशिश करो भाई।
और क्या प्रेडिक्शन निकालते हो, क्या माइंड में चलता है वो देख लेंगे एक बार। चलिए भाई, इसके लिए हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो सामने है आपके, +2 कोऑर्डिनेशंस नंबर भी सामने हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दूँ कोबाल्ट का, किस में है कोबाल्ट, +2 में है, तो क्या हो जाएगा 3d7 और 4s में 0 और 4p में भी 0 और 4d में भी 0। ये n वाले हैं, ये n-1। बोलो आगे बढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू कर रहे हैं इसमें 3D में। 1 ऑर्बिटल, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, और 6 और 7, ये हो गया। यहाँ क्या है, S का रखा हुआ है और यहाँ 3P के रखे हुए हैं। ऐसे ही आगे D भी वैकेंट होगा, रिक्वायरमेंट होगी तो ले लेंगे, ज़रूरत होगी तो। क्लियर यहाँ तक। अब अगर नेचर ऑफ लिगैंड देखें तो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ऐसा है तो पेयरिंग कराएगा। देख लेते हैं पेयरिंग। चलो देखो भाई, मैं पेयरिंग करा दूँ। यस, करा दिया पेयरिंग। 1 इलेक्ट्रॉन बचा। क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। और इन द प्रेजेंस ऑफ SFL ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जा सकता। अच्छा केस, समझ रहे हैं ना। हाँ, डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी कंडीशंस में समझाता हुआ आ रहा हूँ, समझ में रहे ना। ये तो लिगैंड ने काम किया, 1 बचा तो वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़रा देखना आफ्टर पेयरिंग क्या सीन बना। 1, 2, 3, 4 और 5 है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये भी पेयरिंग हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है वो देख लें। चलिए, तो ये कौन सा है, ये S वाला है और ये 3P है और ये 5 कौन से हैं, D। ये 4D है, ये 4P है, ये 4S है और ये 3D। ये है डायग्राम आफ्टर पेयरिंग। यही हो रहा है भाई। 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा दूँ, कहाँ रखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, ये रखा यहाँ। जो इलेक्ट्रॉन के किससे आया है, शिफ्टिंग से, उससे आया, सॉरी ट्रांसफ़र से। तो अब मुझे ऑर्बिटल चाहिए, 2 ये ले लूँगा और 4 ये। तो यहाँ से हाइब्रिडेशंस देखें तो क्या आ गया, D2 sp3। ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल। पैरा के डाया तो क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक। n डेट इज इक्वल टू 1, उसको भूल मत जाना। म्यू डेट इज इक्वल टू √3। कलर होगा, ठीक है, ये हम बात कर लिए। इनर के आउटर, इनर है, देखो इनर है ना, ये जा रहे हैं ना इनर। अरे इनर हाइब्रिडेशंस ये है ना, तो इनर हुआ ना, D तो इनर जा रहे हैं ना, यही तो लिखाए थे। इनर कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन के हाई स्पिन, हाँ लो स्पिन। लो स्पिन क्यों बोल रहे हैं इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। पहले कितने होते थे, पहले 3 थे, अब 1 बचा। नोट समझ रहे इनकी इम्पोर्टेंसी क्या है। अब मैं एक कंपाउंड ऐसा सोच लूँ, ठीक है, कि मैंने कोबाल्ट लिया, फिर से
और सेम चीज़ कर रहा हूँ, अमोनिया ही लिया बट चार्ज इस बार कितना कर रहा हूँ, +3 कर रहा हूँ, पहले +2 था, है ना। तो ऐसे ही सोच लो 3D7,4S2, ठीक है। तो 2 वहाँ से गए, 1 यहाँ से, तो 3D6 बचा, समझ रहे हैं। 3D7,4S2 होता था, चार्ज +3 है, 2 वहाँ से 1 यहाँ से, 3D6 में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करो। देखो 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, पेयर्ड हो गए, ये 4 अनपेयर्ड हैं, बट अमोनिया क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये निकल के इधर आ गया, ये निकल के इधर, तो ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। तो अगेन सेम नहीं बोल रहा हूँ, सेम इन द सेंस ऑफ फिर से क्या है, लो स्पिन है, हाइब्रिडेशन सेम है, ऑक्टाहेड्रल है, बदला क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर। जब हम कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट को कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक नेचर, क्या बदल रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये क्या है, पैरा, ये क्या हो गया, डाया, ये क्या है, कलर, ये क्या हो गया, कलरलेस। समझ रहे हैं ना। इसके लिए म्यू क्या था, √3, इसके लिए क्या हो गया, 0, बट इसका भी कंपाउंड लो स्पिन और इसका भी लो स्पिन, है ना। बट इसका भी कंपाउंड क्या था, इसका भी कंपाउंड ऑक्टा और इसका भी एक्टा, ये दोनों का हाइब्रिडेशन सेम, बट क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम नहीं। समझ रहे हैं ना। तो वो तो निकालने के बाद ही हम कमेंट कर सकते हैं क्या है। क्लियर यहाँ तक। कोऑर्डिनेशंस नंबर 6 वाले हमने कंप्लीट कर लिया। पूरा आप ज्योमेट्री और शेप से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है सारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें अब नहीं हो, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और एक हमने एनर्जीज पढ़ी थी डेल्टा नॉट और डेल्टा टी, इसके बारे में मैं बात कर लूँ जरा, है ना। तो हेडिंग डाल लेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सी क्या है, CFSE। और ये एनर्जी जितना ज़्यादा होगी तो ये इतना ज़्यादा होगा, तो स्टेबलाइजेशन उतना ज़्यादा होगा, तो ये एनर्जी बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। समझ रहे, जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब ज़रा देखो, मैं एक पहले ऑर्डर्ड अरेंज करा रहा हूँ थोड़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। अपने पास हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक तो मैंने देखा था ऑक्टाहेड्रल में ये, एक मैंने देखा था टेट्राहेड्रल में ये। तो इन दोनों में स्प्लिटिंग जनरली इसमें ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस या इंटरेक्शंस कहाँ था, यहाँ ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लिगैंड ज़्यादा हैं। वहाँ 4 हैं तो यहाँ 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं, है ना, वो बता दिया था। बट इसी में मैं एक कंपाउंड और लिखाना चाह रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर। इसके लिए और हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए इन दो के लिए मैं बता चुका हूँ कैसे स्प्लिट करती हैं चीज़ें। अब मैं एक्स्ट्रा किसके लिए बता रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए ये बताना चाह रहा हूँ। ये पहले मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर लिख दूँगा। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो होता है वो इसी का स्प्लिटिंग होता है। सबसे आगे जो आता है वो क्या आता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। उसके बाद क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल में, और सबसे कम स्प्लिटिंग किसमें होता है, टेट्राहेड्रल। ये है एक्चुअली, ये है एक्चुअली, ठीक है। क्लियर, चलिए। तो अब हम इसको डील कर रहे हैं, तो एक हेडिंग बना लेंगे कि CFT4 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल के लिए मैं पढ़ा चुका हूँ, स्क्वायर प्लेनर के लिए मैं बात, ठीक। आप समझना, बहुत बड़ी बात नहीं, आप समझ चुके हैं चीज़ें, तो आप समझना आसान है। अपने पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यही होती है, किससे मिलकर के बनी है ना। अगर हम यहाँ से देखें तो ये ज्योमेट्री उसी से है, ऑक्टाहेड्रल से। मग पिरामिड हट गए। ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ तो यहाँ कुछ होता था और यहाँ कुछ होता था, यही तो है। चलिए साथ में मैं पहले ऑक्टाहेड्रल भी बना दूँ। ये आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, बोलो भाई। यहाँ कोई सेंट्रल मेटल एटम होगा, समझते रहना। यहाँ लिगैंड अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस, तो हम पढ़ चुके हैं। ये लिगैंड होंगे, ये क्या होंगे भाई, ये लिगैंड होंगे जो अलोंग द एक्सिस क्या करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे।
लिगैंड सेम भी वो डिपेंड करता है डिफर या सेम वो। अब इसका स्प्लिटिंग हम दिखा चुके हैं, इसका स्प्लिटिंग मैं फिर से दिखाऊं। इसका स्प्लिटिंग हम ऐसा कराए थे कि इन्हें आइसोलेटेड स्टेट all 5 d orbital having with same energies are called degenerate orbital। 5 ऑर्बिटल जो क्या हैं आपके डीजनरेट हैं, जो आइसोलेटेड हैं, हैविंग विद सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस होंगे बिटवीन लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि ये डी ब्लॉक का मेंबर है तो इसके आउटर सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर और इसके भी आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये रिपल्शंस उन पर ज़्यादा होगा जहाँ से ये लिगैंड अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ डी के 5 ऑर्बिटल देखें तो कुछ की लॉब्ड अलोंग द एक्सिस हैं तो कुछ की बिटवीन द एक्सिस हैं। तो जिनकी लॉब्ड अलोंग द एक्सिस हैं उन पर रिपल्शंस ज़्यादा होंगे तो वो हाई एनर्जी पर चले जाएंगे, और जिनकी लॉब्ड क्या है बिटवीन द एक्सिस तो इनके कंपेयर में उनकी एनर्जीज कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ से 2 टाइप से इसका स्प्लिट कर लिया था। किसकी एनर्जी हाई होगी, जिनकी लॉब्ड लाइंग अलोंग द एक्सिस, और वो कौन कौन सी होंगी, इसको हमने नाम दिया था ईजी। एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है और दूसरा सेट क्या होगा T2G। यही तो बनाया था भाई। ये कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, ये तो है, एक तो होगा ये dx स्क्वायर और y स्क्वायर और दूसरा क्या होगा इसमें dz स्क्वायर। बोलो ये ऑर्बिटल कौन से होंगे, dxy, dyz और dzx। इन तीनों को हम मिलकर के क्या बोल रहे थे T2G और इन दोनों को मिलकर के हम क्या बोल रहे थे EG। तो यहाँ हाई एनर्जी पर EG होते हैं और लो एनर्जी पर क्या होते हैं T2G। ये इन्हें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हुआ था। इसका मीन्स जब भी क्या बोल रहा हूँ, जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो D पार्टिसिपेट करते हैं तो ये D जो यूज्ड हैं इन्हें ऑक्टाहेड्रल, वो ये D कौन कौन से ऑर्बिटल जाते हैं, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर और y स्क्वायर, यही जाएंगे हमेशा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आएंगे तो ये वैकेंट होने के चांस यही हैं, तो हमेशा यही जाएंगे। समझ रहे हैं भाई, हमेशा यही जाएंगे। अगर 2 ऑर्बिटल D पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कभी पूछ ले, क्वेश्चंस ऐसे आए भी हैं कि बताइए D यूज्ड कौन से होंगे, तो कौन से होंगे अगर 2 हैं तो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर और y स्क्वायर, और D सिर्फ एक ही है जो हम किस में पढ़ हैं स्क्वायर प्लेनर में, तो वो D कौन सा होगा dx स्क्वायर और y स्क्वायर। z वाला अभी हटाने जा रहे हैं, देखो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसी का मैं क्या बना रहा हूँ, स्क्वायर। क्या बना रहा हूँ, इसी का स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए मुझे ये हटाने पड़ेंगे, बोलो भाई। और कहाँ ये 1 2 3 4 नहीं तो वो सब हट जाएगा ना, उसके फिफ्थ वाले 1 2 3 4 5 ये अच्छा ये तो आ गया फिर से ना। चलिए सही, पूरा चला जाएगा फिर। सर इरेजर से आप मिटा सकते हैं सर, अब किसी भी लाइन को मिटा लीजिए। अच्छा अच्छा हाँ ये सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, उतना तो बना ही सकते हैं। चलिए भाई, तो हमने वो गायब कर दिए ना, कौन सा हमने, जो स्क्वायर हमको एक्चुअली बनाना था, तो स्क्वायर तो इसी से मिलकर का बन रहा है भाई, ये स्क्वायर है। कौन से ऑर्बिटल हमने हटा दिए, dz साइड के, क्योंकि अगर मैं इसको क्या मान रहा हूँ x, तो 100% ये y होगा और वो क्या था z था। तो लिगैंड किस में आ रहा है, dxy स्क्वायर, और किस में आ रहा है dz स्क्वायर में आ रहा था। तभी तो 2 कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये। अब समझ रहे हैं, हम इसी से समझ रहे हैं ये चीज़। ऑक्टाहेड्रल से मैं क्या पर समझा रहा हूँ, स्क्वायर। तो ऑक्टाहेड्रल का तो स्प्लिटिंग इतना ही होता था, अब मैं किसका पढ़ा रहा हूँ, स्क्वायर का। आप समझना,
अब स्क्वायर में एक्चुअली लिगैंड ऐसा अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ क्या रखा हुआ है डी जेड, यहाँ क्या रखा हुआ है डी जेड जो वैकेंट है, यही तो है। और इनके बिटवीन और भी ऑर्बिटल हैं, कौन से हैं, डी एक्स, ये भी समझ ना, ये भी तो हैं। चल अब समझते हैं आगे। तो जरा बताओ अगेन ये क्या हुआ, हम फर्दर स्प्लिटिंग करा रहे हैं। फर्दर स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं अब डिसीजन लूँ, किन में डिसीजन लूँ, किस में ले रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में, समझना। तो यहाँ से तो अब लिगैंड अप्रोच कर ही नहीं रहा है, लिगैंड तो यहाँ से अप्रोच कर रहा है ना, स्क्वायर बना रहा है। तो इस बार जो रिपल्शंस मैक्सिमम है वो किस पर ज़्यादा है, डी एस स्क्वायर वाई स्क्वायर पर, किसके कंपेयर में, डी जेड स्क्वायर की, समझ रहे हैं ना। डी जेड स्क्वायर पर उतना रिपल्शंस इस बार नहीं है क्योंकि लिगैंड इधर से अप्रोच ही नहीं कर रहा है, लिगैंड तो यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं ना इन्हें स्क्वायर प्लेनर। तो इस पर रिपल्शंस मैक्स होगा, किस पर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल पर, किसके कंपेयर में, डी जेड स्क्वायर के कंपेयर में। तो फर्दर ये स्प्लिट कर जाएंगे। क्यों कर गए, क्योंकि इसमें अगर हम देखें पहले क्या होता था, दोनों पर रिपल्शंस बराबर थे कि नहीं, क्योंकि एक लिगैंड इधर से आ रहा था और एक इधर से आ रहे थे दो, तो जितना रिपल्शंस इस पर था उतने ही रिपल्शंस उस पर था, तो ये फर्दर टूट के एक एनर्जी सेम एनर्जी लेवल में आ गए थे। लेकिन अब तो देखो ना यार, स्क्वायर में इस पर तो कोई रिपल्शंस इतना नहीं है जितना इन पर रिपल्शंस है, तो ये फर्दर क्या करेंगे, स्प्लिट। और ये फर्दर स्प्लिट करके कहाँ चले जाएंगे, जरा बताओ, ऊपर क्या लिखूँ, ऊपर ये स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, हाँ डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसके कंपेयर में क्या है, हाई एनर्जी लेवल को ऑक्युपाई की है। बोलो समझ में आ गया, वो ऊपर वाला क्या लिख दिया मैंने, ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि सेम एनर्जी पे थोड़ी है, अब एनर्जी तो चेंज हो गई स्क्वायर प्लेनर में ना यार। कैसा चेंज हो गई, क्योंकि स्क्वायर बना, ये पिरामिड वाले गए तो इधर से लिगैंड ही नहीं आ रहा, तो रिपल्शंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा रिपल्शंस एक्सर्ट कर रहा है किस पर, एक्स और वाई पर। ठीक, अब इनके हाल देखेंगे कि इन पर क्या हो रहा है, कि क्या ये अभी भी सारे के सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी को ऑक्युपाई किए हैं तो सेम एनर्जी लेवल में बना दूंगा, नहीं किए हैं तो इनका भी स्प्लिटिंग करा दूंगा। जैसे यहाँ हमको साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जीज लेवल पर नहीं है, अब ऐसे इसको देख रहा हूँ। चलो इसमें हमने देखा कि एक ऑर्बिटल तो एक्स वाई प्लेन का है, देखो ना एक्स वाई, और आपका लिगैंड खुद एक्स वाई प्लेन में आ रहा है और ये खुद एक्स वाई प्लेन का है। तो अंडरस्टूड है यार, जब एक्स वाई प्लेन में ही आ रहा है और ये भी एक्स वाई प्लेन का ही है तो यहाँ भी तो रिपल्शंस मैक्स होंगे, तो फर्दर इसमें भी स्प्लिटिंग करेंगे कि नहीं। और इसमें जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो कॉमन सेंस है कि ये वाला जो डी एक्स वाई है वो इससे ज़्यादा एनर्जी रखेगा कि नहीं, डी जेड स्क्वायर से भी ज़्यादा एनर्जी रखेगा ना। क्यों रखेगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही तो इंटरेक्शंस हो रहा है, और तो इसमें भी रिपल्शंस मैक्स होंगे कि नहीं। तो डी जेड स्क्वायर से जो एनर्जी ज़्यादा होगी वो किसकी होगी, जरा बताओ किसकी ज़्यादा होगी, हाँ डी एक्स वाई की। और ये सबसे कम एनर्जी किस पर होगी, डी वाई जेड और डी जेड एक्स पर। ये है इसका स्प्लिटिंग में, नज़र आई चीज़ें, क्या समझा रहा हूं। तो अगर ये फाइनल एनर्जी देखें, ये ग्राउंड से टॉप पे जाऊं तो देखो कि एनर्जी लेवल कैसा मिल रहा है। एक एनर्जी लेवल ये है जिसको मैंने डेल्टा, चलिए इसको मैंने डेल्टा 1 नाम दे दिया। एक एनर्जी गैप ये है, इसको मैंने डेल्टा 2 बोल दिया। एक एनर्जी गैप ये है, ये क्या हो गया, डेल्टा 3। और यहाँ से साफ नज़र आ रहा है ये गैप किसका था, ये था डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए। कि ये गैप बढ़ गया कि नहीं, इसका मीन सबसे ज़्यादा जो डेल्टा होगा वो किसके लिए होगा, स्क्वायर प्लेनर के लिए। ये है वजह कि सबसे ज़्यादा जो डेल्टा होता है एक्चुअली वो किसके लिए होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए। ये 3 का सम है, किसका सम है, डेल्टा स्क्वायर का जो गैपिंग है वो क्या है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। और चीज़ें समझो यहाँ से, देखो भाई अब देखना जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये हैंग बहुत करता है यार।
यहाँ समझो, देखो क्या हो रहा है एक्चुअली, ये एनर्जी बैरियर है, मतलब एनर्जी की लाइन है, नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखूं, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, किनका, डी ऑर्बिटल का, इन्हें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है एक्चुअली, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी को ऑक्युपाई किए हैं वो कौन से किए हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपल्शंस तो इसी पर है, यही है ना, सबसे ज़्यादा रिपल्शंस तो इसी पर है। ये पहले भी हाई पर थे, अब फर्दर हाई पर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम एनर्जीज देखें तो किसकी एनर्जीज है, डी एक्स और वाई की। उसके बाद अगर हम एनर्जीज देखें तो किसकी है, डी जेड स्क्वायर की है, और इन दोनों की एनर्जीज बराबर है। बराबर का मतलब है कि डी वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड एक्स। बोलो भाई, ये समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, क्या, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर कैसे होगा ये जान लो। हाँ, जो कम एनर्जीज ऑक्युपाई किए होंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा कि नहीं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की अगर यहाँ हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी वाई जेड स्क्वायर का 2 भर जाएंगे इसमें, एक ऑर्बिटल में 2 ही रहते हैं। उसके बाद डी जेड एक्स में भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी जेड स्क्वायर में, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, ठीक है। और मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना सोचना है, 4 है ना, तो डी का एक ही जाएगा। तो जो जाएगा जरा बताओ, जो मैं बोल रहा था वही जा रहा है कि नहीं, कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो जा रहा है। तो इसलिए लिखा दिया हूँ कि जब भी स्क्वायर ज्योमेट्री बनेगी अगर डी एक जा रहा है तो हमेशा कौन सा जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि वो वैकेंट रहेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फिलअप ना होंगे। अब कौन से ऑर्बिटल भरे जाएंगे, उसके बाद डी एक्स वाई, और उसके बाद कौन से भरे जाएंगे, डी जेड स्क्वायर, और ये अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो ये वैकेंट रहने वाला। अच्छा सॉरी, ये तो हम, हाँ ये अगर हम देखें इन दोनों में आ गए, ठीक है, डी जेड के लिए डी एक्स, हाँ तो ये काट दें, ये बचे। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो कभी किसी कॉम्प्लेक्स का इस टाइप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूछ ले तो बच्चा कन्फ्यूज कर जाएगा, ऐसा तो पढ़े ही नहीं, समझ रहे हैं ना, तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो अब मैं लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डेल्टा है वो किसका है, स्क्वायर का, उसके बाद डेल्टा किसका, ऑक्टाहेड्रल का, और सबसे कम किसका है, टेट्राहेड्रल का। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कहाँ होती है, स्क्वायर में, सबसे कम किस में होती है, टेट्राहेड्रल में। तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि आपका लिगैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के एक्ट करने के चांस कहाँ ज़्यादा हैं, स्क्वायर, और WFL के एक्ट करने के चांस टेट्राहेड्रल। समझ रहे हैं ना ये चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट बॉक्स है। अब हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यार तू भी देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पर हम ज्योमेट्री से भी जा सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर वालों की क्या होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, किससे, टेट्राहेड्रल से, उसलिए मैं ऑर्डर ऑलरेडी लिखा चुका हूँ पहला। दूसरा हम किससे जा सकते हैं, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन से। जरा बताओ, जब जब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग बढ़ेगा यार। इसका मीन्स चार्ज ऑन मेटल आयन, क्या बोल रहा हूँ, चार्ज ऑन मेटल आयन इज मोर
तो क्या होगी, CFS ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी कि नहीं। मान लीजिए मैंने एक तो कंपाउंड लिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि Fe और Cn का होल 6 और इस पर चार्ज मैंने लगा दिया -4, और दूसरा मैंने कंपाउंड लिया FeCn का होल 6 और इस पर चार्ज मैंने लगा दिया -3, है ना। तो अब जरा देखना है, ये तो स्ट्रेंथ सेम है, क्या देखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज, यहाँ चार्ज कितना आ रहा है +2 और यहाँ कितना आ रहा है +3, तो अंडरस्टूड है इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या रही होगी, हाई, क्योंकि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना यार यहाँ, यही तो देखना है। कभी कभी वो लिगैंड के क्या कर देगा, लिगैंड को चेंज कर देगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा, ये डेल्टा नोट भी हो सकता है और ये डेल्टा टी भी हो सकता है, डेल्टा स्क्वायर भी हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा नोट के लिए कमेंट कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा नोट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डेल्टा नोट बढ़ेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम डेल्टा नोट क्या कर रहे हैं कि चार्ज ऑन, फैक्टर नंबर फर्स्ट, चार्ज ऑन क्या लिखूं, सेंट्रल मेटल एटम, तब भी तो क्या बढ़ेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर हम देख रहे हैं कि डेल्टा नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, ये बढ़ेगा तो डेल्टा नॉट बढ़ेगा। चार्ज वाला समझ में आ गया, जो एग्जांपल लिया वो स्ट्रेंथ वाला देख लो जरा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है कि CO और F6 और इस पर मैंने चार्ज लगा दिया -3, दूसरा मैंने लिया CO और मैंने लिया En का होल थ्राइज और इस पर चार्ज लगा दिया मैंने +3, ऐसी और भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया, इसी में मैं थर्ड कैटेगरी लिख रहा हूँ CO और मैंने लिखा Cn का होल 6 और इस पर चार्ज मैंने लगा दिया -3। तो अगर मुझे ये CSF का ऑर्डर अरेंज करना है डेल्टा नोट का, तो इस बार चार्ज तो सेम है +3, क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, तो ये वीकर है और इन दोनों में अगर बात करूँ तो स्ट्रोंगर है, लेकिन जो हम आपको एक सीरीज बना के दिए हैं उस सीरीज में ये आगे आता है किससे, En से। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी या सबसे ज़्यादा जो डेल्टा नोट होगा वो किस कंपाउंड का होगा, C और Cn का होल 6 -3, उसके बाद किसका होगा, CO और En का होल थ्राइस का क्या, +3, और सबसे पीछे कौन जाएगा, CO और क्या हो जाएगा, Fe का होल 6 और चार्ज -। चलिए अगले टर्न पर हम देखेंगे, ठीक, और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब कोऑर्डिनेशंस में सिर्फ IUPAC तो हो गया है, हाँ वो तो हो गया, हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बचा है सिर्फ, बाकी इसको मैं क्लियर करूँगा, स्ट्रेंथ को और आगे बढ़ाऊँगा अभी, और भी चीज़ों से डिसाइड करते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे, और कुछ मैं यहाँ डायग्राम बनवाऊँगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एकदम शॉर्ट के देखते ही आंसर आ जाए, ठीक है।